हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसका। तो आज के इस वीडियो में हम आपका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। ये जो इसमें क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेट 1 में, जो पिछले वीडियोज़ हैं उनसे क्वेश्चन मिलते जुलते नहीं होंगे, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के लिए बनाए गए हैं, तो आप लोग इससे जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और हम UEE का PDF प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा फ़ोन रिसीट हो गया था, इसलिए हम PDF को कंबाइन नहीं कर पाए थे। तो आप लोग वीडियो देखकर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को इसमें हमने पिक किया है, और बाकी के क्वेश्चन जो हैं आपको तो पिछले वीडियो में मिल ही गया होगा। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ, यहाँ पर वेव लाइट गलती से टाइप हो गया है। और तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पर, या फिर स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के स्पीड पर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन इजी भी है और मीडियम में भी है। तो इसमें देखिए, जो प्रकाश का रंग होता है वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों पर ही डिपेंड होता है। तो इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है। दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड एंगल बराबर होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है। आपने सॉलिड एंगल पढ़ा होगा। सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। वहाँ पे आपने एक न्यूमेरिकल टाइप का एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, तो इसी से ये क्वेश्चन है। कराए सॉलिड एंगल बराबर होता है। पहला ऑप्शन है A/r² स्टेरेडियन, दूसरा है A² /r तीसरा है A/r³ और चौथा है A/r² तो आप लोग इसका आंसर करिए। देखिए, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो सॉलिड एंगल जो होता है ओमेगा इक्वल होता है A/r²। ए जहाँ पे आपका एरिया होता है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, A/r²। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि परावैद्युत तापन में उपयोग होने वाला सामान्य वोल्टेज है। परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में उपयोग होने वाला सामान्य वोल्टेज है। तो पहला ऑप्शन है आपका 1.5 kV, दूसरा 15 kV, तीसरा 33 kV और चौथा है 66 kV। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि परावैद्युत तापन में उपयोग होने वाला सामान्य वोल्टेज कितना होता है। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में 15 kV जो है नॉर्मल वोल्टेज है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि वैद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया कितना तापमान उत्पन्न करता है। वैद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया कितना तापमान उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है आपका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है आपका 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कितना तापमान उत्पन्न करता है। जब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है तो कितना तापमान उत्पन्न होता है। बहुत ही ज़्यादा तापमान उत्पन्न होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है आपका 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि सबसे कम खर्चीली ड्राइव है, सबसे कम खर्चीली ड्राइव है। पहला ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, दूसरा रोप ड्राइव, तीसरा चैन ड्राइव और चौथा है एनी ऑफ एबव। मतलब कौन सा ड्राइव है जिसमें सबसे कम कीमत है, उसका कम खर्चीला होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। तो जो आपका बेल्ट ड्राइव होता है वो सबसे कम खर्चीला होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस हीटिंग में उच्चतम टेम्परेचर दे सकता है। हीटिंग एलिमेंट आपने पढ़ा होगा,
तो कौन सा हीटिंग एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस हीटिंग में उच्चतम हाई टेम्परेचर दे सकता है? तो पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, सिलिकॉन कार्बाइड, कापर, निकिल, क्रोमियम, आयरन का एलॉय। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका होता है सिलिकॉन कार्बाइड। जो होता है वो उच्चतम टेम्परेचर दे सकता है रेजिस्टेंस हीटिंग में। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि किस ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहा जाता है? किस ड्राइव को लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहा जाता है? इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस ड्राइव को हम लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहते हैं। देखिए इसमें जो आपका ग्रुप ड्राइव होता है उसको लाइन शाफ्ट ड्राइव भी कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका इसमें से करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के मूल तत्व हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसका मेन एलिमेंट है इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग है। सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप द्वारा दिए गए प्रकाश का रंग है। पहला ऑप्शन है गुलाबी, पीला, नीला और हरा। तो इसका आंसर जो होगा आपका सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप होता है जो उसके प्रकाश का रंग पीला होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि प्रशीतन के अनुप्रयोग हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य उद्योग, बर्फ उद्योग, कृषि उद्योग, या फिर इनमें से सभी। तो जो रेफ्रिजरेशन होता है मतलब प्रशीतन होता है उसको खाद्य उद्योग में भी, बर्फ उद्योग, कृषि उद्योग, तीनों में ही उसका अनुप्रयोग है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि प्रशीतन में दबाव प्रेशर मापने के लिए एसआई मात्रक कौन सी है? प्रशीतन में प्रेशर मापने के लिए एसआई मात्रक कौन सी है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा जूल, तीसरा पास्कल और चौथा है बार। तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रशीतन में दबाव मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है। तो प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है पास्कल। तो इसमें जो होगा पास्कल ऑप्शन जो है आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि विशिष्ट ऊर्जा खपत कम से कम में है। अर्बन सर्विस में, सब अर्बन सर्विस में, मेन लाइन सर्विस, या फिर इक्वल ऑल टाइप ऑफ सर्विस, या फिर सभी सर्विस में विशिष्ट ऊर्जा खपत कम होता है। तो आपको अब बताना है कि विशिष्ट ऊर्जा खपत किस सर्विस में सबसे कम है। अर्बन सर्विस में सबसे कम है, या फिर सब अर्बन सर्विस में, या मेन लाइन सर्विस में, या फिर सभी में बराबर है। तो जो मेन लाइन सर्विस होता है उसमें विशिष्ट ऊर्जा खपत कम से कम होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि कौन सा लैंप पूरी तरह लाइट देने में अधिक समय लेता है। देखिए सोडियम वेपर लैंप, पहला ऑप्शन मरकरी वेपर लैंप, टंगस्टन फिलामेंट, नियॉन लैंप। देखिए जो आपका सोडियम वेपर लैंप होता है वो पूरी तरह लाइट देने में शायद 5 से 10 मिनट का टाइम लेता है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट है। सोडियम वेपर लैंप पूरी तरह लाइट देने में अधिक समय लेता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। करा है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के, पहला ऑप्शन समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बताना है किसी सतह पर, मान लीजिए कोई सरफेस है, किसी सतह पर जो इल्यूमिनेशन है उस स्रोत से सतह की दूरी के क्या होता है, समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर व्युत्क्रमानुपाती।
इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन जो होता है उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि हीटिंग एलिमेंट के क्रैश होने का कारण है। पहला है बिकम हॉट स्पॉट, दूसरा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वजह से, या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो जैसे कि हो गया बिल्डिंग में तो नहीं, जैसे रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, इंडक्शन हीटिंग हो गया, तो इसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसको क्रैश होने का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की वजह से क्या होता है, वह क्रैश हो सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कराए कि निम्न में से किसमें डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग नहीं होता है। पहला है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, मेडिकल में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। किस में जो है किस किस इंडस्ट्री में डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग नहीं होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस, मेडिकल, टेक्सटाइल। तो जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है इसमें डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। करा है कि अंडर वाटर हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, या फिर ऑल ऑफ अबव। मतलब जल के अंदर हीट का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है। कंडक्शन के माध्यम से होता है, ये गलत है। रेडिएशन के माध्यम से भी नहीं होता है, और ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कन्वेक्शन, संवहन के माध्यम से होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। करा कि आर्क वेल्डिंग होता है। पहला है प्लास्टिक वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, नन ऑफ दीज। तो जो आर्क वेल्डिंग होता है वह एक प्रकार का प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। गलत है ये ऑप्शन, कि प्लास्टिक वेल्डिंग तो नहीं होता। प्रेशर वेल्डिंग होता है, या फिर नॉन प्रेशर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये तीन ऑप्शन है, इनमें से बताइए आप कौन सा सही है। आर्क वेल्डिंग जो होता है आपका वो प्रेशर वेल्डिंग भी नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि किस टाइप के हीटिंग के पास लीडिंग पावर फैक्टर होता है। आपको याद रखना है कि कौन जो हीटिंग के मेथड्स हैं उसमें कौन सा लीडिंग होता है, कौन सा लैगिंग होता है। तो किस टाइप की हीटिंग के पास लीडिंग पावर फैक्टर होता है। पहला है इंडक्शन हीटिंग के पास, रजिस्टेंस हीटिंग के पास, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के पास, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग के पास। तो जो आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है वो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि इंटरमिटेंट वर्क के लिए कौन सा फर्नेस सूटेबल होता है। इंटरमिटेंट वर्क के लिए कौन सा फर्नेस है जो सूटेबल होता है। तो पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, कोर लॉस फर्नेस, आइदर ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है वह इंटरमिटेंट वर्क के लिए सूटेबल होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। करा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क जनरली। सामान्यतः आर्क का लेंथ कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1 mm से 2 mm, 2 mm से 3 mm, 3 mm से 4 mm, और 4 mm से 5 mm। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि आर्क का लेंथ कितना होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 3 mm से 4 mm जो होता है जनरली आर्क का लेंथ होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कढ़ाई की रेफ्रिजरेंट में नमी की उपस्थिति किसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर जो होता है अगर उसके वो प्रेजेंट है तो किसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा। पहला है कंप्रेसर को, या फिर कंडेंसर को, या फिर इवेपोरेटर को, या फिर एक्सपेंशन वाल्व को। तो रेफ्रिजरेटर में अगर मॉइस्चर होता है तो वह एक्सपेंशन वाल्व की को जो उसका कार्यप्रणाली है उसको प्रभावित करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि फ्लाई व्हील
फ्लाई व्हील में ऊर्जा किस रूप में स्टोर्ड होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक जरूरी बात बता दें कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट था उसमें आपका शायद फ्लाई व्हील करके एक टॉपिक था, फ्लाई व्हील से संबंधित हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया था। तो आगे के जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें हम फ्लाई व्हील से संबंधित क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि फ्लाई व्हील से जो बेसिक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्लाई व्हील में बताइए आप ऊर्जा किस रूप में स्टोर्ड होता है। पहला ऑप्शन है हीट एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। तो फ्लाई व्हील में ऊर्जा का जो स्टोर होता है वह काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि फ्लाई व्हील का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है पंच प्रेस में, ड्रिलिंग मशीन में, सरफेस ग्राइंडर में या फिर मिलिंग मशीन में। तो बताइए आप लोग फ्लाई व्हील का प्रयोग कहाँ होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बाकी हम बाद में पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो बताइए फ्लाई व्हील का प्रयोग कहाँ होता है। पंच प्रेस, ड्रिलिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर और मिलिंग मशीन। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। इस प्रैक्टिस सेट में हमने लगभग 24 क्वेश्चन देखे। टाइम नहीं था इसलिए, नहीं तो और क्वेश्चन ऐड कर देता। अब जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें कम से कम 30% तो ज़रूर होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम 23 जुलाई से होगा या नहीं। बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम को 23 जुलाई से होना। आपका एग्ज़ाम जो होगा अगस्त में ही स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट कराने में कम से कम 9 या 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।